हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूले स्टडी किए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के ये सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया शोन इन फिगर अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया। सिर्फ यहां पे जो शेडेड एरिया है उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इट मींस एमआई फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एमआई कहते हैं और वही हमें शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है और ये हमें अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूलेस पता होना चाहिए जो ऑलरेडी हमने इसके पहले के लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा, जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मूले स्टडी कर लिए तो ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिलहाल ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे। इट मींस दो टेक्निक बताएंगे। सबसे पहला रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। हम आपको ये पूरा प्रॉब्लम पहले लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करके बताएंगे और फिर हम यही प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड दिए हैं। कुछ बुक्स में इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना। तो हम आपको दोनों मेथड यहां पे बता रहे हैं। दोनों मेथड से आंसर एक ही आएगा। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है बिल्कुल एक ही आएगा। तो पहले हम ये पूरा प्रॉब्लम लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे। बस यही है कि लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करते समय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो यही प्रॉब्लम कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड से अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इसमें कैसा है कि जितने भी शेप्स दिए हैं सभी शेप्स का अलग अलग एमआई फाइंड आउट करना पड़ेगा। एमआई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे कितने शेप्स दिए हैं सबसे पहले वो चेक करो। तो यहां पे टोटल 3 शेप्स दिए हैं। सबसे पहले हमें शेप दिख रहा है रेक्टेंगल, दूसरा शेप है ट्रायंगल और तीसरा शेप है सेमी सर्कल। तो देखिए तीनों शेप्स हमने यहां पे ले लिए हैं। यहां पे तीनों शेप्स का हम अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। पहले रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल, देन सेमी सर्कल। तीनों शेप्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे फाइंड आउट करो। देन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द लास्ट ऐड करो तो आपको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कोई भी शेप का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। हमने जो इसके पहले सेंट्रॉइड टॉपिक स्टडी किए थे उसमें ये हमने हर वीडियो में बताए थे कि अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आता है तो ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ही आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना नहीं आता तो पहले आप सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करो। सेंट्रॉइड कैसे निकालना वो पहले सीख लो, देन आफ्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करो तो आपको जल्दी समझ में आएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी हमने सेंट्रॉइड के वीडियोस अपलोड किए थे। नंबर ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स हमने अपलोड किए थे, वो सभी प्रॉब्लम्स की आप स्टडी कर लीजिएगा और उसमें आप एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करना वो पहले आप स्टडी कर लीजिएगा। देन आफ्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की भी स्टडी करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए भी आपको सेंट्रॉइड चाहिए, तो आपको पहले सेंट्रॉइड का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको सेंट्रॉइड ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में आपको सभी सेंट्रॉइड के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए रेक्टेंगल का सबसे पहले बेस और हाइट क्या है वो यहां पे मेंशन करो। देखो रेक्टेंगल का बेस यहां पे हमें क्लियर कट दिख रहा है 3 और रेक्टेंगल का हाइट हो जाएगा यहां पे 6। ये देखिए ऊपर 3 लिखा है, इट मींस उसका बेस 3 और हाइट 6। कैसे? देखिए यहां पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस 3 है तो सेमी सर्कल का डायमीटर 6 हो जाएगा। जो सेमी सर्कल का डायमीटर वही रेक्टेंगल का हाइट।
तो ये देखिए हम यहाँ पे हाइट लिखेंगे और यहाँ पे हमने बेस लिखा है, और अब हमें सबसे पहले इसका एरिया एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा दैट इज बेस इंटू हाइट से 18, तो ये हमने लिख दिए एरिया। देन हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो रेक्टेंगल का एक्स हो जाएगा दैट इज 1.5 और रेक्टेंगल का वाई हो जाएगा दैट इज 3 मीटर। तो फाइनली हमने रेक्टेंगल का एक्स और वाई एरिया के साथ हमने फाइंड आउट कर लिए। रेक्टेंगल का सेंटर कहां होता है, तो रेक्टेंगल का सेंटर रेक्टेंगल के बीचों बीच होता है, तो ये है रेक्टेंगल का सेंटर। ये जो हमने एक्स और वाई फाइंड आउट किए हैं यही है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, और यही एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए, इसलिए हमने कहा था कि सेंट्रॉइड की आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये एक्स कैसे आया, ये हमने निकाले बेस बाय 2 से। ये देखिए सेंटर यहां पे है, तो सेंटर से जो इधर का डिस्टेंस है ये है y और इधर का डिस्टेंस जो है ये x है। x फाइंड आउट करने के लिए बेस बाय 2 का फार्मूला यूज किए, तो हमने मिला बेस बाय 2 माने 3/2 दैट इज 1.5, और y फाइंड आउट करने के लिए हमने हाइट बाय 2 ये किए, हाइट बाय 2 माने 6/2, तो इसलिए आया 3। इसके एक्सप्लेनेशन में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सेंट्रॉइड में एक्सप्लेन किए थे, इसलिए हमने शॉर्टकट में बता दिए कि ये कैसे आया। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, जो आपने रेक्टेंगल का सेंटर शो किए हैं वो सेंटर से आप पहले एक्सिस निकालो। सेंटर से निकलने वाली एक्सिस को सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो में बताए थे। तो ये देखो, ये हमने सेंटर से 2 एक्सिस यहां पे निकाले, एक हमने निकाले एक्स एक्सिस और एक हमने निकाले वाई एक्सिस। ये देखिए सेंटर से 2 एक्सिस निकाले, ये जो एक्सिस है इसको कहेंगे x1 और ये जो एक्सिस है इसको हम कहेंगे y1, ठीक है। तो ये है x1 y1 सेंट्रोइडल एक्सिस, ये रेक्टेंगल के सेंटर से निकल रही है इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। और अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यही सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको रेक्टेंगल के फार्मूलेस पता होना चाहिए, जो हमने इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो देखो उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताए थे, अगर हमें x1 एक्सिस के अलोंग mi फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने फार्मूला बताए थे। देखिए x1 एक्सिस के अलोंग mi फाइंड आउट करेंगे तो उसको कहेंगे ix1, और उसका हमने फार्मूला बताए थे bh³/12, तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। और अगर आपको y1 एक्सिस के अलोंग अगर आपको mi फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमने फार्मूला बताए थे दैट इज iy1 = hb³/12, तो ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे b माने बेस, h माने हाइट, तो चलो हम ये फार्मूले का यूज करेंगे और ix1 और iy1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बेस कितना है, 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 6³/12 और इसका आंसर हम सामने लिखेंगे। उसी तरह से 6 × 3³ / 12 इसका भी आंसर हम लिखेंगे। तो चलो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेटर से हम ये सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 3 × 6³, यहाँ पे 3 × 6³ / 12, तो इसका आंसर आ चुका है 54, तो हम लिखेंगे 54 m⁴, और देन यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 6 × 3³ / 12, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 13.5 m⁴। तो फाइनली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनिए। ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है ये x1 और y1 के अलोंग फाइंड आउट किया है। इट मींस ये जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है ये सेंट्रोइडल एक्सिस का है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेफरेंस एक्सिस के अलोंग निकालो। ये जो x और y एक्सिस है इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग अभी नहीं निकाले, अभी हमने सिर्फ ये जो अंदर के एक्सिस है x1 y1 उसके अलोंग निकाले हैं। इट मींस हमने सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग यहां पे mi फाइंड आउट किया है, ix1 और iy1। हमें रेफरेंस एक्सिस के अलोंग निकालना है और उसके लिए एक थ्योरम यूज करना है। थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके अब हम ये रेफरेंस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के नाम से ही समझ में आता है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में ये थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो चलो 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में हम थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे अप्लाई करना, देखिए कौन से 2 पैरेलल एक्सिस, तो ये देखिए सबसे पहले x और x1 के बीच में आप थ्योरम अप्लाई करो क्योंकि x और x1 दोनों पैरेलल है। उसी तरह से y और y1 के बीच में आप थ्योरम अप्लाई करो क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल में है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे थ्योरम, तो थ्योरम का इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए थ्योरम का स्टैंडर्ड इक्वेशन बता रहे। तो थ्योरम का इक्वेशन ऐसा है दैट इज ix(x1) = ix1 + al²। देखिए ये फार्मूला है, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन। जब कभी भी आप 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में
आप जब भी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको इसी टाइप से इक्वेशन लिखना है। आपने x और x1 के बीच में अप्लाई किए थ्योरम तो ऐसा इक्वेशन लिखे, उसी तरह से y और y1 के बीच में जब अप्लाई करेंगे थ्योरम तो इक्वेशन आपको ऐसा लिखना है। देखिए यहां पे हम लिखेंगे दैट इज i इज इक्वल टू iy1 प्लस al स्क्वायर। तो फाइनली ये जो दो हमने इक्वेशंस लिखी है यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशन है। हमने यहां पे x और x1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए तो उसके लिए उसके थ्रू जो हमें mi मिला वो है ix(x1) और y और y1 के बीच में जो हमने थ्योरम अप्लाई किए उसके थ्रू हमें दैट इज mi मिला iy(y1). ठीक है, और अब हम यहां पे सभी का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमें यहां पे mi मिल जाएगा अबाउट रेफरेंस एक्सिस x एंड y। तो चलो यहां पे सभी का वैल्यू पुट करो और वैल्यू हमें सभी का पता है, आसानी से ये सभी वैल्यूज यहां पुट करो। देखिए ix1 प्लस al स्क्वायर है, ix1 का वैल्यू हमें पता है तो हम लिखेंगे 54 प्लस एरिया कितना 18। देखिए एरिया यहाँ पे 18 है और यहाँ पे l की वैल्यू क्या लिखना वो भी हम बताएंगे, तो लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम नीचे भी पुट कर लेंगे, फिर हम आपको एक साथ बताएंगे कि l इट मीन जो लेंथ है उसका वैल्यू क्या रखना। और अब देखिए यहाँ पे iy1 प्लस al स्क्वायर, तो iy1 हमें पता है 13.5 तो हम लिखेंगे 13.5 प्लस a माने एरिया, और अब हमें लेंथ का वैल्यू पुट करना है। तो अब सुनिए लेंथ का वैल्यू क्या लिखना, बहुत ही आसान है। लेंथ मतलब क्या, ये जो लेंथ है इसका क्या मतलब है, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन x एंड x1 एक्सिस, उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन y एंड y1 एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप दो पैरेलल एक्सिस के बीच में थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वही है वो लेंथ। तो ये देखिए यहां पे ये जो हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ये x और x1 के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, तो x और x1 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें यहां लिखना है। उसी तरह से y और y1 के बीच में आप यहां पे थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो y और y1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमें यहां लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए x और x1 के बीच में हमें जो डिस्टेंस लिखना है वो ये डिस्टेंस है। देखिए ये डिस्टेंस हमें लिखना है, ये डिस्टेंस x और x1 के बीच में का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो हमें यहां पे लिखना है, और ये जो लेंथ है यही लेंथ होगा y। ये देखिए ये जो आपने y फाइंड आउट करके रखा है, ये जो आपने y फाइंड आउट करके रखा है यही है वो डिस्टेंस। उसी तरह से यहां पे y और y1 के बीच में का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, देखिए y और y1 के बीच का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब x हो जाएगा। ये देखिए ये जो आपने x फाइंड आउट करके रखा है ये वही है, वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब y। ये देखिए ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है y, ये आप यहां लिखेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x ये आप यहां लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं, वैल्यूज आपके सामने है, बस आपको यहां लिखना है। तो l माने ये हम लिखेंगे दैट इज 3 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। और अब बस कैलकुलेटर का यूज करो, इसको कैलकुलेट करो। तो देखिए फाइनली हमने आंसर लिख दिया है। ये हमें ix(x1) 216 m to the power 4 मिला और iy(y1) 54 m to the power 4 मिला। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे सभी जगह देखिए यूनिट देखिए, ix1 फाइंड आउट करते समय m to the power 4, iy1 भी फाइंड आउट करते समय m to the power 4, और हर जगह m to the power 4 है क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया है इसलिए मीटर टू द पावर 4 में लिखना है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको सेंटीमीटर टू द पावर 4 लिखना है, और अगर मिलीमीटर में दिया है तो आपको मिलीमीटर टू द पावर 4 में लिखना है। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में यूनिट यही रहेगा। तो फाइनली ये हमने रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया है अबाउट द एक्स एंड वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग का एमआई हमें यहाँ पे मिल चुका है, और ये एमआई फाइंड आउट करते समय अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली क्या बात है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन एक जगह हो सकता है कि यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या लिखना, तो उसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका बता रहे। याद रखो हमेशा जब भी आप Ix के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको y का लेंथ लिखना है, उसी तरह से जब भी आप yy के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको x का लेंथ लिखना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ये जो आपने x और y फाइंड आउट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x का लेंथ आपको कहां लिखना है, Iyy के समय लिखना है, और y का लेंथ कहां लिखना है, Ixx के समय लिखना है। इसलिए देखिए Ixx के समय हमने y का लेंथ लिखे, देखिए, और Iyy के समय हमने x का लेंथ लिखे, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं होगा। तो फिलहाल हमने ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है रेक्टेंगल का, बिल्कुल ऐसा ही डुप्लीकेट हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का भी और सेमी सर्कल का भी। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी तरह से पैटर्न लिख के रखा है। जो पैटर्न में हमने यहां सॉल्व किया है वही पैटर्न में हमें यहां ट्रायंगल को भी सॉल्व करना है,
और सेमी सर्कल को भी सॉल्व करना है। देखिए यहां पे हमने पैटर्न क्या क्या है, सबसे पहले एरिया एक्स वाई, तो ये देखिए एरिया एक्स वाई, देन यहां पे आई एक्स वन आई वाई वन, तो ये देखिए आई एक्स टू आई वाई टू। इसका मतलब यहां पे हमने पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग एम आई निकाले, तो यहां पे भी पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग एम आई निकालना है। देन यहां पे हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग एम आई निकाले बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहां पे भी हमें रेफरेंस एक्सिस के अलोंग एम आई निकालना है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बिल्कुल यही पैटर्न हमने यहां भी लिखा है, और उसके लिए बस आपको सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो बार बार चेंज करना है। यहां पे सेंट्रोइडल एक्सिस है x1 y1, यहां पे सेंट्रोइडल एक्सिस है x2 y2, तो यहां पे सेंट्रोइडल एक्सिस है x3 y3। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, चाहे वो कितना भी इजी हो या कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। अगर आप लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि लॉन्ग कट मेथड में हमें हर एक शेप को अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ता है, तो जब भी आप अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो हर शेप के लिए पैटर्न यही रहेगा। ये पैटर्न आप अपने दिमाग में फिट करो तो कोई भी प्रॉब्लम आपका रॉन्ग नहीं होगा। और फाइनली जब सभी शेप सॉल्व हो जाएंगे तो सभी शेप सॉल्व होने के बाद इसका Ix(x1), इसका Ix(x2), इसका Ix(x3) अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा अबाउट x एक्सिस। उसी तरह से अगर आप इसका Iy(y1), इसका Iy(y2) और इसका Iy(y3) प्लस माइनस करेंगे तो आपको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा अबाउट द y एक्सिस। तो ये है पैटर्न कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करते हैं तो। लेकिन अगर आप यही प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर यहां पे आपको ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हर शेप को अलग अलग लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हर शेप में आपको सेंट्रोइडल एक्सिस शो करने की जरूरत नहीं है, हर शेप में आपको यहां ऐसे एक्स वाई, x1 y1, x2 y2 ऐसा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे बस आपको सभी शेप्स का इक्वेशन एक क्रिएट करना है, वो इक्वेशन में सभी की वैल्यू पुट करना है और उसको ब्रैकेट दे देके उसको सॉल्व करना है, तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। जो प्रॉब्लम यहां से आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व करते हैं वही प्रॉब्लम वहां पे आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने रेक्टेंगल का एम आई फाइंड आउट कर लिए अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, और अब हमें यहां पे ट्रायंगल और सेमी सर्कल का एम आई फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल का एम आई फाइंड आउट करेंगे। पैटर्न तो हमने लिख के रख दिया है, तो ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखो ट्रायंगल का बेस यहां पे रहेगा 3 और ट्रायंगल का हाइट रहेगा 6, तो ये हमने लिखे बेस दैट इज 3 मीटर और हाइट 6 मीटर। जो रेक्टेंगल का हाइट है वही ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। और ट्रायंगल का बेस कैसे निकाले, देखिए कंप्लीट ये 6 दिया है, 6 में से ये 3 को सब्सट्रैक्ट करो माने माइनस करो तो इधर का बचेगा 3, तो वही हमने लिखा है। और अब यहां पे एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट माने हाफ इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल का x हो जाएगा 4 मीटर और ट्रायंगल का y हो जाएगा दैट इज 2 मीटर। x और y आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। और x और y के लिए आपको सेंट्रोइड की प्रैक्टिस करना है। सेंट्रोइड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना सेंट्रोइड के आपको कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। तो ये x और y हमने फाइंड आउट किए। कैसे निकाले हमने x, एक बार यहां पे शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए इतना है x, देखिए ये है पूरा x और ये इतना है y। ये जो x है ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किए, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर प्लस इधर का 1 मीटर हो जाएगा बेस बाय 3, तो 3 + 1 ये हो गया 4। ठीक है, ये यहां से यहां तक 3 मीटर कैसे, देखिए ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये ट्रायंगल के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो ट्रायंगल और y एक्सिस के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। ये ट्रायंगल ऐसा दूर है, y एक्सिस इधर है, 3 मीटर इधर है, तो यहां से जो है यहां से 3 मीटर इधर है, तो हमने क्या किए, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा बेस बाय 3, ये बेस बाय 3 माने 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 3 मीटर को ऐड कर दिए तो ये हो गया 4 मीटर। और अगर हमें y चाहिए तो y के लिए हमने क्या किए, सीधा सीधा फार्मूला लगा दिए, हाइट बाय 3, हाइट है टोटल 6, तो 6 बाय 3 करो तो ये डिस्टेंस हमें मिला 2 मीटर। तो फाइनली हमने यहाँ पे एरिया एक्स वाई फाइंड आउट कर लिए और अब हमें यहाँ पे स्टेप्स को आगे बढ़ाना है। जो हमने पैटर्न लिख के दिया है बस वो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो देखो अब यहाँ पे हमें Ix2 Iy2 फाइंड आउट करना है। Ix2 और Iy2 क्या है, तो ये है सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग Mi। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल के भी फार्मूला पता होना चाहिए। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला Ix के लिए क्या है, वो है bh3/36 और Iy के लिए फार्मूला है hb3/36। तो ये फार्मूलेज हमने ऑलरेडी लिख के दिए थे। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्स्ट लेक्चर जरूर स्टडी कर लीजिएगा, उसमें सभी फार्मूलेज आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे b माने बेस, h माने हाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे
3 इंटू 6 क्यूब डिवाइड बाई 36, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे 6 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 36, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर हमारे पास, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 6 क्यूब डिवाइड बाई 36, तो ये आ चुका है 18 m टू द पावर 4। और यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, यहां पे 6 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाई 36, तो ये आ चुका है 4.5 m टू द पावर 4। तो फाइनली हमने यहाँ पे Ix2 Iy2 फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम इसी का यूज करके यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ये जो दो इक्वेशंस है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे Ix x2 हमने यहाँ पे लिखा है, इट मींस x और x2 के बीच में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, इसलिए हमने लिखे Ix x2। इक्वेशन है Ix2 प्लस al स्क्वायर। तो Ix2 का वैल्यू है 18, एरिया है 9 और L का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखना, L माने लेंथ। तो जैसा हमने यहाँ कहा था बिल्कुल वैसा ही है। आपको क्या करना है, Ix के समय y का लेंथ लिखना है और Iy के समय x का लेंथ लिखना है। तो यहाँ पे Ix के लिए जो सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ y का लेंथ लिखना है। ये देखिए, ये जो आपने y सॉल्व करके रखा है इसी को यहाँ लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ रहा है 18 प्लस 9 इंटू दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो ये आ गया 54। तो फाइनली ये हो गया 54 m टू द पावर 4। तो ये हमें मिल गया Ix और अब उसी तरह से Iy2 हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए Iy2 दैट इज 4.5 प्लस a माने एरिया 9 और अब Iyy के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो x का वैल्यू है ये हमें लिखना है 4, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर और अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। तो इससे हमें Iyy2 मिल जाएगा 4.5 प्लस 9 इंटू 4 स्क्वायर माने 16, तो ये हमने लिखा। तो ये आ गया है 148.5 m टू द पावर 4। तो फाइनली ट्रायंगल को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। जो पैटर्न हमने रेक्टेंगल में यूज किए थे वही पैटर्न का यूज करके हमने ट्रायंगल को सॉल्व किए और अब यही पैटर्न का यूज करके हमें सेमी सर्कल को भी सॉल्व करना है। और उसके लिए हमने सेमी सर्कल का सेंटर और सेंटर से हमने सेंट्रोइडल एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, बस वो पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। तो चलो अब हम सेमी सर्कल को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न का यूज करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, देखिए 3 है, तो इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये एरिया आएगा दैट इज 14.137 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका x और y हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए x हो जाएगा 1.273 और y हो जाएगा इसका 3, तो हम यहाँ पे y लिखेंगे दैट इज 3 मीटर। तो ये हमने x और y यहाँ पे लिख लिए। काफी आसान है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए पाई आर स्क्वायर बाय 2 का फार्मूला यूज किए, तो ये आएगा। देन x के लिए हमने 4r बाय 3 पाई किए हैं। 4r बाय 3 पाई का फार्मूला हमने सेंट्रॉइड में ऑलरेडी बताए थे। सेंटर से लेके ये डायमीटर तक का ये डिस्टेंस जो है ये 4r बाय 3 पाई से निकलेगा। 4 इंटू r डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये फार्मूला है 4r बाय 3 पाई से, ये आएगा दैट इज 1.273। और y जो है, y माने उसका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि जो उसका जो y डिस्टेंस है वो डायमीटर को पैरेलल आएगा, तो y उसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस माने 3 मीटर, इसलिए हमने y लिखे 3 मीटर। तो फाइनली हमने एरिया x और y निकाल लिए हैं और अब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस के अलाउंग mi फाइंड आउट करना है, इट मींस Ix3 Iy3। तो Ix3 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमने लिख के दिए थे, ये है 0.392 r टू द पावर 4, ये फार्मूला है, r माने रेडियस। तो हम लिखेंगे 0.392, r माने क्या है, रेडियस कितना 3, तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 4। और अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे 0.392 इंटू r माने दैट इज 3 है, 3 टू द पावर 4, तो हम ये करेंगे जस्ट अ मिनट। तो ये हमने कर लिया है और इसका आंसर है 31.752 m टू द पावर 4। तो फाइनली हमने यहाँ पे Ix3 फाइंड आउट कर लिया है। एक बार हम आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि आंसर अगर रॉन्ग हो गया तो काफी दिक्कत हो सकती है। जस्ट अ मिनट, तो ये हमने आंसर चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। और अब Iy3 फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला हमने लिख के दिया है Iy3 का, तो ये हम लिखेंगे Iy3 दैट इज 0.11 r टू द पावर 4। तो ये होगा 0.11 r माने 3 टू द पावर 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे 0.11 इंटू, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसका आंसर है 8.91 m टू द पावर 4। तो फाइनली हमने Ix3 Iy3 फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन यूज करेंगे और Ixx3 और Iyy3 फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए Ix3 प्लस al स्क्वायर, Ix3 माने 31.752 प्लस a माने एरिया, एरिया है 14.137
और यहां पे आपको IXX के समय क्या करना है, y का वैल्यू लिखना है। देखिए y का वैल्यू आपके पास है 3, तो ये y का वैल्यू आप यहां लिखेंगे 3 स्क्वायर, और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 31.752 प्लस 14.137 इंटू यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो ये हमने कर लिया है कैलकुलेटर में, तो ये आ रहा है दैट इज 158.985 m to the power 4। तो ये आ चुका है IXX3। उसी तरह से IYY3 फाइंड आउट करेंगे 8.91 प्लस 14.137 इंटू 1.273 का स्क्वायर। ये देखिए IY3 का आंसर ये हमारे पास यहां लिखे, एरिया जो है वो ये हमने यहां लिखे, और IYY के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमें x का वैल्यू लिखना है। देखिए ये जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू हमें यहां लिखना है, तो हमने लिख दिए। और अब हम बस इसको कैलकुलेट करेंगे 8.91 प्लस 14.137 इंटू दैट इज 1.273 का स्क्वायर, और ये आंसर है 31.819 m to the power 4। तो फाइनली हमें IYY3 यहां पे मिल गया। तो फाइनली हमने सेमी सर्कल को पूरी तरह से यहां सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल सेम पैटर्न का यूज करके, और फाइनली यहां पे तीनों शेप्स आपके सामने हैं। और अब हमने जैसा कहा था कि अब तीनों शेप का IXX और IYY हमें प्लस माइनस करना है, तो हमें फाइनल MI यहां पे मिल जाएगा अबाउट द x एंड y एक्सिस। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड एरिया, जो भी शेडेड एरिया है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। तो चलो वो अब हम फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जब आप MI फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कहेंगे IX, और y एक्सिस के अलोंग जब MI फाइंड आउट करेंगे तो उसको कहेंगे IY। तो IX के लिए आपको तीनों का IXX प्लस माइनस करना है। अब ये प्लस माइनस ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे देखिए 3 शेप है, 3 में से कुछ शेप जो है वो शेडेड किए हैं और कुछ शेप जो है वो शेडेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, अनशेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे समेशन करते समय सिर्फ अनशेडेड पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको माइनस में लेंगे, अनशेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस में लेना है, ठीक है। बाकी जो पार्ट शेडेड है उसका तो प्लस में लेना है, लेकिन अनशेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस में। तो यहां पे अनशेडेड पार्ट कौन है, सेमी सर्कल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस में। इसका मतलब IXX1 ये प्लस में रहेगा, IXX2 ये भी प्लस में रहेगा, लेकिन ये IXX3 ये माइनस में रहेगा क्योंकि हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए ये माइनस में रहेगा क्योंकि वो अनशेडेड है। तो हम यहां पे लिखेंगे IXX1 प्लस IXX2 माइनस IXX3, बस आपको ये करना है। और अब सभी का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, तो 216 प्लस IXX2 माने 54, तो हम लिखेंगे यहां 54 माइनस वो है 158.985, और अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 216 प्लस 54 माइनस 158.985, और ये कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर है दैट इज 111.015 m to the power 4। तो फाइनली ये हमें फाइनल IX मिल गया। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रेफरेंस एक्सिस। क्वेश्चन में जो भी x और y एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करने के लिए कहा था उसमें से ये x एक्सिस के अलोंग हमें मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही हमें y एक्सिस के अलोंग भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए IYY हमें प्लस माइनस करना है। तो हम यहां लिखेंगे IY इक्वल्स टू IYY1 प्लस IYY2 माइनस IYY3। IYY3 जो है वो माइनस में, क्योंकि जो थर्ड शेप है वो अनशेडेड है, इसलिए उसका जो IY है वो सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहां लिखेंगे 54 पहले का प्लस दूसरे का है 148.5 माइनस तीसरे का है 31.819, तो हम यहां लिखेंगे और अब यहां पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली यहीं पे जो है प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 54 प्लस 148.5 माइनस 31.819, तो ये आंसर आ चुका है 170.681 m to the power 4। तो फाइनली ये IY हमें मिल गया। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड रीजन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस यहां पे मिल गया।
तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ये हमने फाइंड आउट किया है, और ये था लॉन्ग कट मेथड। पूरा प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किए हैं उसमें सभी शेप्स को अलग अलग लेके हमने सॉल्व किया है, और ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हमने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि यही प्रॉब्लम को अब हम आपको शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करना बताएंगे कि इसी को अगर आपको एग्जाम में जल्दी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास समय कम है और अगर आपको कम समय में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो शॉर्टकट मेथड का यूज आप कर सकते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड का यूज करते समय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फार्मूलाज पता होना चाहिए, और आपको सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट करते आना चाहिए, एक्स और वाई। जो हमने यहां पे सेंट्रॉइड एक्स और वाई फाइंड आउट किए हैं, ये सब कुछ आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं शॉर्टकट टेक्निक। तो शॉर्टकट मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए भी आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने पैटर्न यहां पे लिख के रखा है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो ये पैटर्न से आप सॉल्व करो तो भी आंसर वही आएगा जो आप लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लॉन्ग कट मेथड से जो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसका आंसर ये था। ये देखिए, ये हमने बचा के रखा है क्योंकि हमें इसको शॉर्टकट मेथड के आंसर के साथ कंपेयर कराना है। तो फाइनली यही आंसर शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है देखिए, पैटर्न यहां पे काफी आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, कोई भी क्वाड्रेंट में हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो आप ये पैटर्न का यूज करो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड शेप फॉर द शेडेड एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब शेडेड पार्ट का आपको यहां पे एम आई फाइंड आउट करना है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये देखिए, यहां पे हमने लिखा है आई एक्स मतलब एम आई अलोंग रेफरेंस एक्स एक्सिस, और ये लिखा है आई वाई मतलब एम आई अलोंग रेफरेंस वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के अलोंग का एम आई, इट मीन आई एक्स, और ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग का एम आई माने आई वाई। तो हमने क्या लिखा है देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहां पे तीन शेप है, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक सेमी सर्कल, और जो सेमी सर्कल है वो अनशेडेड है और उसका एम आई माइनस करना है। ये हमने इसके पहले लॉन्ग कट मेथड में भी बताए थे। देखो हमने यहां लिख के रखा है एम आई ऑफ रेक्टेंगल, एम आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई ऑफ रेक्टेंगल प्लस एम आई ऑफ ट्रायंगल माइनस एम आई ऑफ सेमी सर्कल। माइनस क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल अनशेडेड है इसीलिए। और ये जो पूरा हमने इक्वेशन लिखा है, ये देखिए, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले यूज किए थे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन, वही इक्वेशन हमने ये लिखा है। ये रेक्टेंगल के लिए आई एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये ट्रायंगल के लिए आई एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल के लिए आई एक्स प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही हमने आई वाई में भी लिख के रखा है, एम आई ऑफ रेक्टेंगल प्लस एम आई ऑफ ट्रायंगल माइनस एम आई ऑफ सेमी सर्कल, आई वाई प्लस ए स्क्वायर ये रेक्टेंगल के लिए, आई वाई प्लस ए स्क्वायर ये ट्रायंगल के लिए, आई वाई प्लस ए स्क्वायर ये सेमी सर्कल के लिए। इसमें सभी जगह आई एक्स है तो इसमें सभी जगह आई वाई है। और अब ये तो दोनों में सेम टू सेम है, लेकिन अब है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे जो थर्ड स्टेप हमें जो लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी के ऊपर पूरा खेल है और उसी में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आपने यहां पे ये थर्ड स्टेप लिखने में अगर आपने जल्दबाजी किए तो आपका फाइनल आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। तो थर्ड स्टेप लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करो, वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें एक एक वर्ड एक एक नंबर करेक्ट होना चाहिए, तो ही आपका फाइनल आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी एक भी नंबर अगर आपका रॉन्ग हो गया तो फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर फाइनल आंसर ही चेक करेगा। अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलो अब हम यहां पे थर्ड स्टेप लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप हम क्या लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहां पे रेक्टेंगल में आई एक्स प्लस ए स्क्वायर का ब्रैकेट यहां पे हमें तैयार करना है। रेक्टेंगल में आई एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो रेक्टेंगल में आई एक्स क्या होता है, रेक्टेंगल में आई एक्स होता है बी एच क्यूब बाई 12। तो हम यहां लिखेंगे देखिए बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12, बी माने बेस, एच माने हाइट। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां पे वैल्यू लिख सकते हैं, बी माने बेस कितना है, देखिए रेक्टेंगल का बेस 3 है और हाइट 6 है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां वैल्यूज लिख सकते हैं। तो चलो हम यहां पे सीधा सीधा इसकी वैल्यूज लिखेंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसलिए हमने वो बताया, दैट इज बी एच क्यूब बाई 12, बी माने बेस, ये देखिए बी एच क्यूब बाई 12, ये हो गया रेक्टेंगल में आई एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का आई एक्स हमने लिख दिए प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 18, और यहां पे एल का वैल्यू क्या लिखना है वो हम थोड़ी देर में बताते हैं। एल का वैल्यू वो हम यहां पे बाद में लिखेंगे, एल का वैल्यू। अब हम सेकंड ब्रैकेट को पहले तैयार करेंगे। चलो सेकंड ब्रैकेट की तरफ, ट्रायंगल में आई एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो ट्रायंगल में आई एक्स प्लस ए स्क्वायर का ब्रैकेट हमें तैयार करना है।
तो यहाँ पे ट्रायंगल के लिए सबसे पहले क्या है, आईएक्स प्लस एल स्क्वायर। ट्रायंगल का आईएक्स क्या होता है, ट्रायंगल का आईएक्स होता है bh क्यूब बाय 36। तो हम यहां लिखेंगे bh क्यूब बाय 36 प्लस, देखिए bh क्यूब, b माने बेस, ट्रायंगल का बेस 3 है और हाइट 6 है, तो दैट इज bh क्यूब बाय 36 हमने लिख दिए। और अब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना, दैट इज 9, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट हमने करना है, तो ट्रायंगल का एरिया 9 और लेंथ का वैल्यू वो हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं माइनस, अब देखिए सेमी सर्कल का हम तैयार करेंगे। तो सेमी सर्कल ये जो टाइप है ये सेमी सर्कल में आई एक्स प्लस एल स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का आई एक्स क्या होता है, ये टाइप के सेमी सर्कल के लिए आई एक्स होता है 0.392 r टू द पावर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.392 r माने उसका रेडियस दैट इज 3 टू द पावर 4 प्लस इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो वो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 14.137 और यहाँ पे लेंथ क्या लिखना वो हम यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो अब एक काम करते हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ पे ये जो आई वाई है उसका भी इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं, देन आपको आफ्टर दोनों में यहाँ पे एल का वैल्यू क्या लिखना वो हम यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आई वाई है उसका भी हम यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में आई वाई प्लस एल स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में आई वाई होता है एच बी क्यूब बाय 12। इट मीन यहाँ पे जो लिखा है इसी को आपको उल्टा करना है। यहाँ पे बी एच क्यूब बाय 12 था, यहाँ पे एच बी क्यूब बाय 12 माने 6 इंटू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसी को उल्टा किए तो ये आया। एरिया तो वही रहेगा जो ऊपर लिखा है और यहाँ पे लेंथ का वैल्यू क्या आएगा वो हम यहाँ पे आपको बाद में बताते। प्लस आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे ट्रायंगल के लिए देखिए आई वाई प्लस एल स्क्वायर, ट्रायंगल का आई वाई एच बी क्यूब बाय 36। इसका मतलब जो यहाँ लिखा है इसी को उल्टा करो, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 क्यूब बाय 36। ए माने एरिया, एरिया तो यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ पे लेंथ क्या होगा वो हम यहाँ पे बाद में लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे सेमी सर्कल। तो देखिए सेमी सर्कल में आई वाई प्लस एल स्क्वायर, सेमी सर्कल में आई वाई होता है 0.11 r टू द पावर 4 माने 3 टू द पावर 4। एरिया, ये देखिए एरिया यहाँ पे लिखा है 14.137 इंटू लेंथ यहाँ पे क्या लिखना वो हम यहाँ पे बाद में बताते हैं। और अब फाइनली देखिए हमने ऊपर का इक्वेशन ये पूरा ब्रैकेट और ये नीचे का इक्वेशन ये पूरा ब्रैकेट हमने बना के रखा है। और अब बारी आ गई है यहाँ पे लेंथ लिखने की। तो जैसा हमने लॉन्ग कट मेथड के समय बताए थे बिल्कुल वैसा ही। तो उसके लिए आपको सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। यहाँ पे जो तीनों शेप्स है तीनों शेप का एक्स और वाई पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों शेप का एक्स और वाई ऑलरेडी हमने लॉन्ग कट मेथड में बताए थे। ट्रायंगल जो है ट्रायंगल का एक्स और वाई क्या होता है, तो ट्रायंगल का एक्स होता है 4 और ट्रायंगल का वाई है 2। ठीक है, रेक्टेंगल का एक्स और वाई क्या होता है हमने बताए थे, रेक्टेंगल का एक्स होता है 1.5 और रेक्टेंगल का वाई होता है 3। और सेमी सर्कल का एक्स और वाई क्या होता है, तो सेमी सर्कल का एक्स होता है हम यहां लिखेंगे 1.273 और वाई होता है 3। ये हमने सब कुछ यहाँ पे लॉन्ग कट मेथड के समय बताए थे, बस उसी का यूज करना है। और यहाँ पे कैसे यूज करना, तो जो हमने टेक्निक बताए थे, क्या बताए थे हमने याद करो, हमने बताए थे कि जब भी आप Ix के लिए सॉल्व करते हैं तो y का लेंथ लिखो और जब भी आप Iy के लिए सॉल्व करते हैं तो x का लेंथ लिखो। बस आपको यही करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ पे Ix के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह y का लेंथ लिखो, यहाँ पे y का लेंथ लिखो, यहाँ y का लेंथ लिखो, यहाँ y का लेंथ लिखो। तो चलो हम लिखते हैं। तो रेक्टेंगल में y का लेंथ क्या है, देखिए रेक्टेंगल का y का लेंथ 3 है तो हम यहाँ लिखते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। फिर ये ट्रायंगल में y का लेंथ लिखते हैं तो ट्रायंगल में y का लेंथ क्या है, देखिए ट्रायंगल में y का लेंथ 2 है तो ये हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, फिर सेमी सर्कल में हमें y का लेंथ लिखना है तो सेमी सर्कल का y का लेंथ क्या है 3, तो हम यहां लिखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे y का लेंथ लिखे, इसका उल्टा यहाँ पे करो, यहाँ पे हमें x का लेंथ लिखना है क्योंकि आप Iy के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x का लेंथ लिखना है। तो रेक्टेंगल में x का लेंथ क्या है, देखो रेक्टेंगल में x का लेंथ 1.5 है तो यहाँ पे लिखो 1.5 स्क्वायर, तो ये होगा 1.5 स्क्वायर। देन ट्रायंगल के लिए यहाँ पे x का लेंथ लिखो, ट्रायंगल में x का लेंथ 4 है तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज 4 स्क्वायर। देन यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में x का लेंथ लिखो 1.273 तो ये है 1.273 का स्क्वायर। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी का लेंथ यहाँ पे लिख लिया है और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर का यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में कैलकुलेशन आपको बहुत ही करेक्ट सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी रॉन्ग हो गया तो आपका फाइनल आंसर जो ये आना था ये नहीं आएगा। तो फिलहाल अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे।
तो कैलकुलेटर में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 216। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 54, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -158.985, और फाइनली सभी को प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 111.015। तो फाइनली आपका IX यहां पे मिल जाएगा। जो IX आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था, या जो IX आपने लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किए थे, वही IX आपको यहां पे मिल जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने, ये देखिए, ये जो हमने सॉल्व किए थे वैसा ही हमने यहां पे सॉल्व किया है। तो ये हो गया IX, बिल्कुल यही हमें यहां करना है। ये ब्रैकेट को आप कैलसी में सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 54। हम यही से आंसर यहां लिख रहे हैं, ऐसा हो गया, हमने ये सॉल्व किए थे तो उसी का फायदा यहां पे हो रहा है। देन इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दैट इज 148.5, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करने पर ये आएगा 31.8 दैट इज 19, और अब ये सभी को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 170.681 m to the power 4। आपके पास कैलकुलेटर है, आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, यही आंसर आना चाहिए। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय चाहे तो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो, या तो पूरा का पूरा ये लंबा जो ब्रैकेट है, ये सब कुछ एक साथ, ये सब कुछ ब्रैकेट आप एक साथ पुट करो तो भी जो है फाइनल आंसर आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली ये देखिए, ये हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है, बिल्कुल वही आंसर आएगा जो हमने लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किए थे, वही आंसर शॉर्टकट मेथड से भी आएगा। तो फाइनली हमने यही प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। लेकिन ये पूरे शॉर्टकट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये स्टेप नंबर 3, यहां पे भी और यहां पे भी। और ये स्टेप नंबर 3 में अगर आपका एक भी नंबर अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपका फाइनल आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल करेक्टली लिखना है, इसलिए हमने कहा था कि स्टेप नंबर 3 जो है वो लिखने में टाइम इन्वेस्ट करो, इसको लिखने में आप टाइम दो, इसमें हर एक चीज को आप चेक करो, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी लगाना है, इसमें एरिया का फार्मूला भी लगाना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज भी लिखना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेप लिखने में आप अच्छा सा टाइम दो, देन आफ्टर आपका फाइनल आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। तो फाइनली यहां पे आज हमने एक ही प्रॉब्लम को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बता दिए। अगर आप एग्जाम में लॉन्ग कट मेथड का यूज करते हैं तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं, अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके आने वाले वीडियोस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।